अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं अली अब्बास। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 2 हफ्ते से ज़ायद हो गया है। इस दौरान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खात्मे पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका। यूरोपीय ममालिक और नेटो पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता यूक्रेन को अमरीका, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक की हिमायत ज़रूर हासिल है। चीन और सऊदी अरब ने इस जंग बंदी के लिए सालिसी की पेशकश की है, लेकिन अभी तक रूस और यूक्रेन में से किसी ने भी इस पेशकश को कबूल नहीं किया। नौबत अब यहाँ तक आ पहुँची है कि इस जंग का ईंधन बनने के लिए गैर मुल्की रज़ाकार भी यूक्रेन पहुँचना शुरू हो गए हैं। और मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि रूस ने यूक्रेन के इस रद्द-ए-अमल के जवाब में शामी फोर्सेस और अरब जंगजुओं को अपने साथ शामिल कर लिया है। इस जंग के तवालत इख्तियार करने के बावजूद भी रूसी वज़ीर ख़ारजा ने न सिर्फ एटमी जंग के खदशात को रद्द किया, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा भी किया कि मगरबी ममालिक ने एटमी जंग की बहस छेड़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नौबत एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक जाएगी। तकरीबन 42 साल कबल सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू की गई जंग और फिर 9/11 के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान पर बमबारी और फौज कशी के नताइज सबके सामने हैं। लाखों कीमती जानों का ज़िया और अरबों डॉलर के मुआशी नुकसान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। 20 साल जंग का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन हुआ। कुछ दिन कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि यूक्रेन मुस्तकबिल का अफगानिस्तान बनता नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस को इस जंग में जो मुआशी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके नताइज क्या होंगे और आखिर रूस कब तक इस जंग के अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर पाएगा। इन्हीं सवालों पर आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली और सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल। दोनों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की, और अब अमेरिका ने भी यूक्रेन की इमदाद में इजाफा करते हुए 100 अरब डॉलर के फंड की मंजूरी दे दी है। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली और सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करेंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब आपकी तरफ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रूस के खिलाफ यूरोप और शुमाली अफ्रीका से जो गैर मुल्की रज़ाकारों की यूक्रेन आमद शुरू हुई है और रूस ने भी शामी फोर्सेस और अरब जंगजुओं को अपने साथ शामिल कर लिया है, आप क्या समझते हैं कि इस जंग की आग कहां तक पहुंच सकती है? सोचा ही गया था कि जंग तवालत इख्तियार नहीं करेगी और जल्दी इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन चूंकि अभी तक रूस ने जो यूक्रेन के कैपिटल पर कब्जा करना था वो अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। वो उनके सबब में पहुंच गए हैं, उनके सराउंडिंग में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक मेन जगहों पे वो कब्जा नहीं कर सके। अब इसके 2-3 पस मंजर हैं। पहली बात तो ये, जहां तक आपने बात की रजाकारों को या नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको आप कहते हैं उनको भर्ती करने की, तो आपको पता है कि इस ट्रेडिशन का आगाज जो है वो तो अमेरिकन ने और वेस्टर्न पावर्स ने किया था, और खासकर अमेरिकन ने किया था जब अमेरिकन हुकूमत जो है वो बजाते खुद नॉन स्टेट एक्टर बन गई और उसने तबाही फैलाई, इराक के अंदर तबाही फैलाई, सीरिया के अंदर तबाही फैलाई, लिबिया के अंदर। उसको रूस ने चैलेंज भी किया, और रूस के रिक्रूट शामियों को रिक्रूट करने से पहले ये वीडियोस बहुत सारी सामने आई, जहाँ पे बल्कि ये वीडियोस इंडिया से ओरिजिनेट हुई और वहाँ के प्रोग्राम में चली कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूक्रेन पहुंच गए हैं लड़ने के लिए, तो और वो वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा उनके 2-3 चैनल ने उन एंकर्स ने उस जगह का विजिट किया यूक्रेन में जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो जब वहाँ पे ये चीज सामने आई और ये पता चला कि फौज के खिलाफ, फौज के अलावा जो है वो आप वॉलंटियर्स कह रहे हैं, फॉरेन वॉलंटियर्स कह रहे हैं या ये तो दहशतगर्दी हुई ना। मतलब स्टेट अवे जो यूक्रेन ने शुरू की, तो वो वहाँ पे जब ये चीज का आगाज हुआ तो साफ जाहिर है
उसके खिलाफ रूस ने भी रिएक्ट तो करना था, क्योंकि रूसी फौजें जो मूव कर रही है और जहां तक वो पहुंची हैं उसमें यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस भी आ रही है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ उनकी फोर्सेस की तरफ से नहीं है, बल्कि वो उन वॉलंटियर्स की या उन दहशतगर्दों की तरफ से भी है जो रूस के अंदर जाके, जो यूक्रेन के अंदर जाके रशिया से लड़ रहे हैं। अब ये जो जंग है, ये कोई जो अटैक की, जो अगर आप सूरत हाल देखती है, इस तरह रशिया ने अटैक किया है, तो उन्होंने इनको एक ही मल्टी डायरेक्शनल अटैक है, और उसका मल्टी डायरेक्शनल अटैक का मकसद ये था कि वो जाके उसको कंबाइन करें, या एक जिस तरह कहते हैं कि कन्वर्ज करें। आप डाइवर्जेंट एक्सिस से आते हैं और आप कन्वर्ट करें, और उसको कन्वर्ट करें यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर तक। कैपिटल फॉल हो गया तो फिर ये एक मैसेज आ सकता है कि यूक्रेन फॉल हो गया। अब जैसे इसके अंदर ये चीजें आ रही हैं और वो लोग शामिल होते जा रहे हैं, तो उसमें तो ये लगता है कि ये जंग जो है अब ये आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे भी यही सवाल दोहराऊंगा। आप बताएं, आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, और रूस यूक्रेन जंग में शामिल होने वाले शामी फोर्सेस के एहलकार और अरब जंगजू मारे जाते हैं तो क्या सूरत हाल मजीद ख़राब नहीं होगी? मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जितने भी हैं जो इस टाइम पे रूस की जंग के अंदर, चाहे रूस की जानिब से या दीगर साइडों से जो है शरीक हो रहे हैं, इनके मकासद क्या हैं। पहली बात यह है कि रूस अपने बुनियादी मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ है, क्योंकि उसने बफर स्टेट जो है दरिया के पार बना ली भी है, और साथ ही साथ जो है वो उसने जो लड़ाई का जो एक दायराकार है उसको यूक्रेन के अंदर ही रखा हुआ है, और यूक्रेन से बाहर वो इस टाइम पे किसी पोलैंड में या किसी दीगर मुल्क में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अगर वो लेके जाएगा तो मेरे ख्याल में उनको इतनी समझ और अकल है कि वो जानते हैं कि अभी तक तो आप देखें कि यूरोपियन यूनियन जो है और जो मगरिब है, अमेरिका है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को सिर्फ जिसको कहते हैं दूर बैठ के तमाशाई की हैसियत वही रखे हुए हैं। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा तो नेचुरली फिर दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी जो है वो अंडर थ्रेट आ जाएगी, और फिर सब लोग मिल के रूस के खिलाफ अस्करी जो मूवमेंट है वो भी जारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जिसका रूस को इदराक है, और वो रूस फिलहाल ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहा। और जो मेरी रूस के अपने जो मेरे वहाँ दोस्त मौजूद हैं जो कि हाई ऑफिशियल्स भी हैं, उनसे जो रवाबित हैं उनसे अभी तक यही इशारे मिलते हैं कि ऐसा कोई रूस का इरादा नहीं है। दूसरा, उनका पॉलिटिकल मकासद थे। एक तो उन्होंने ये साबित करना था यूक्रेन को कि मगरिब जो है वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, और तुम्हें यूरोपियन यूनियन में जगह नहीं दी जाएगी, जिसका बाकायदा वाज़े ऐलान हो चुका, और जिसका पहले दिन ही रूस और यूक्रेन जंग के अंदर उनके सदर ने बड़ा वाज़े बोला कि हमें तनहा छोड़ दिया गया, और हमसे जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए जो 1994 में किए गए थे, और जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सलाहियत जो है वो तल्फ कर दी थी। अब जाहिर है जो अमेरिका बारहा बावर करा चुका है, प्रेसिडेंट बाइडेन की जानिब से भी ये बात आ चुकी है कि किसी भी बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो उनका इरादा नहीं है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड के अलावा क्या एरियल स्ट्राइक्स जो हैं, जो कि माजी में खासा रहा है अमेरिका का और उसके इत्तेहादियों का, तो क्या एरियल स्ट्राइक्स वहां नजर आ रही हैं? तो वो भी अभी देखने में नहीं आ रही। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ वापस आऊँगा। हाल ही में ख़त्म हुई अमेरिका अफ़गान जंग और इससे भी पहले सोवियत यूनियन के 11 साल जो अफ़गानिस्तान में गुजारे, उसके नुकसानात से सारी दुनिया वाकिफ़ है। अब रूस ने एक बार फिर नई जंग का आगाज़ किया हुआ है। कितना मुआशी नुकसान उठाना पड़ रहा है रूस को इस जंग में? रशिया के पास देखिए दो, इसमें एक तो चीज़ है जो रशिया की जो मेन सप्लाई थी बाहर गैस की हो गई, या उनकी आपको पता है कि रशिया में वीट या बाकी चीजें जो वेस्ट में जा रही थी उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई। यहाँ तक तो गैस का ताल्लुक है वो अभी तक तो जा रही है, क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कि हम अपनी पोर्ट्स के ऊपर, अमेरिकन मतलब अपनी उसके ऊपर ना तो हम रशिया का कोई कार्गो जो है वो आने की इजाजत देंगे, ना हम उनके गैस जो है उसके ऊपर और तेल उसके ऊपर पाबंदी लगा रहे। अब उसका मकसद रशिया को क्रिपल करना नहीं है, उसका बुनियादी मकसद अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। लेकिन वो बहुत एक तरीके से बैकफायर हो गया, और बैकफायर इस तरह हो गया कि यूरोपियंस जो हैं
उन्होंने वो जो बाइडेन ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जी हम तो पाबंदी लगा रहे हैं लेकिन हमारे अलाइज जो है इसके ऊपर राजी नहीं हो रहे। इसका मतलब है अभी फिलहाल तो उनकी शिपमेंट जो है गैस की और तेल की, वो जो भी चीज है एनर्जी की, वो अभी तक यूरोपियन के ऊपर बरकरार रहेगी और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो जापान जो जर्मनी में जो गैस जा रही है वो चलती रहेगी। अब है कमोडिटीज का, यानी पाकिस्तान जिस तरह रशिया से अपना वीट लेता है, पाकिस्तान यूक्रेन से भी वीट लेता था, अब यूक्रेन से वीट, अब यूक्रेन चूंकि जंग खत्म हो गई और यूक्रेन वाज द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वीट टू पाकिस्तान, तो वो अपनी डिमांड जो है हम बढ़ा के रशिया को भी दे सकते हैं। तो वहां, और दूसरा रशिया कोई छोटी मोटी ताकत तो है नहीं, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी भी आप ये समझे कि अमेरिकन के से जो उनके पास आर्सेनल्स हैं वो इवन दे आर मच, उनकी टेक्नोलॉजी इज मच बेटर देन स्ट्रॉन्गर। अब जो उनके पास चीजें हैं और वो चीजें जो है उनके पास रिजर्व में भी है, उनको वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इसी तरह उनकी जो इकोनॉमी है उसका भी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन है जो उनके पास पड़ा हुआ है। तो वो ये जंग जो है मतलब मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने की जंग तो वो सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है अब्दुल्ला बिल्कुल साहब, आप बताएं आपका सियासी तजुर्बा और तजिया क्या कहता है, अगर ये जंग मजीद तवालत इख्तियार करती है तो रूस की इक्तसादी पोजीशन कहाँ जाती नज़र आ रही है आपको? मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि रशिया का जो इस टाइम पे पोजीशन है वो रशियन इन्फ्लुएंस तब तक मज़ीद बढ़ेगा जब उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा यूरोप के ममालिक को कि अब रशिया जो है सिर्फ यूक्रेन में इंटरेस्टेड है, न कि दीगर ममालिक के अंदर। और ज़ाहिर है जो रूस की जो तिजारती मसाइल हैं या मुआशी मसाइल हैं या उनके सिफारती मसाइल हैं, मेरा ख्याल है उसमें चीन की आशीर्वाद हासिल है उनको, और चीन ने उनको बाकायदा वाज़े कर दिया हुआ है और उनके बयानात से और चीन के अमल से बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे जो है वो उनके साथ खड़े में हैं। और जब तक चीन साथ खड़ा है, मेरा ख्याल है कि रशिया को फ़िलहाल कोई ऐसी इक़्तिसादी पाबंदी की परवाह नहीं होगी। ठीक है, इसी तनाजुर में एक और सवाल है ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा कि आप पहले इस पर रोशनी डालें कि साबिक यूगोस्लाविया में लड़ी गई जंगों की रोशनी में रूस यूक्रेन जंग के बारे में कोई पेशगोई की जा सकती है, क्योंकि वहाँ भी जंग के आगाज़ में तो मकासद कुछ और थे लेकिन फिर बाद में तब्दील हो गए। पहले तो जब आप जंग के मकासद की तरफ जाएंगे या जंग की एग्जिट स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि वो वजह क्या थी, जंग शुरू क्यों हुई। क्या ये जंग रूस ने बजाते खुद अपनी पावर को आगे बढ़ाने के लिए शुरू कर दी? क्या रशिया जो है वो जाके यूरोप में किसी जगह पे हमला करना चाहता था यूक्रेन से आगे निकल के? तो उसने तो ये जंग जो बुनियादी तौर पे जो शुरू हुई है, ये तो वो एक जो माहिदा जो हुआ था अमेरिकन के दरमियान और रशिया के दरमियान, यूरोपियन ताकतों के दरमियान, जब बर्लिन वॉल फॉल हुई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि जो आप इसके ऊपर शोर ना मचाए तो हम नेटो की डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। फिर तो वो जब वो चीजें हुई उसके ऊपर उसको किसने डिसोन किया, ये फिर नेटो की डिप्लॉयमेंट्स पे चले गए। क्रीमिया और जॉर्जिया रशिया ने क्यों लिए थे? क्या रशियन ये चाहेंगे कि एक फोर्स आके उनके बॉर्डर के ऊपर खड़ी हो जाए और वो फिर उनके लिए कॉन्स्टेंटली खतरा हो? हालांकि आपको याद है कि मिन्स्क अकॉर्ड भी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे रशिया के दरमियान, जर्मनी के दरमियान, फ्रांस के दरमियान, अमेरिकन के दरमियान बातचीत मुख्तलिफ ममालिक में चलती रही है। तो रंग तो शुरू हुई कि जब उन्होंने कहा नहीं हम तो नेटो को डिप्लॉय करेंगे। अब यूक्रेन को जब आप देखती हैं तो यूक्रेन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ईस्ट यूक्रेन है, एक वेस्ट यूक्रेन है। वहां पे लोग हैं जो बुनियादी तौर पे पुराने रशियंस हैं, रशियन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, वहां रहते हैं, वो रशियंस के साथ वो रहना चाहते हैं। अगर वह एक पोर्शन उसकी तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना चाहता है तो वहां पे बहुत सारे मेजोरिटी ऐसी है जो रशिया की तरफ जाना चाहता है। तो ये जो जंग जिस मकसद के तहत शुरू उसमें बुनियादी ये था कि जी वो रशिया जो है दे डिडंट वांट द नेटो डिप्लॉयमेंट ऑन टू देयर बॉर्डर। अब्दुल्ला साहब, आप बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है, जिस तरह रूस ने हमला किया है इस जंग के मकासद तब्दील तो होते नजर नहीं आ रहे। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और उसकी वजह यह है कि जंगों के जो बुनियादी मकासद होते हैं, असल में सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपने रुकना है। जब जंग में आदमी कामयाबियां हासिल करना शुरू हो जाता है तो फिर उसके मकासद और तरजीहात जो है वो तब्दील होती चली जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे उनके जो मकासद हैं बुनियादी, वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। पॉलिटिकल टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर चुके हैं
क्योंकि पॉलिटिकल टारगेट में उन्होंने यूरोप से आइसोलेट करना था, वो उनको नज़र आ गया। वहाँ के लोगों को ये बावर करा दिया गया कि जनाब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में यूरोपियन यूनियन और यूरोप या अमेरिका आपकी मदद को अमलन तौर पर सामने नज़र नहीं आएगा। इक्तसादी पाबंदियाँ, ये सारी बातें जो हैं, ये मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक ड्रामाबाजी है। हाँ, जंगें अच्छी नहीं हुआ करती। मेरे ख्याल में रूस ने ये जंग छेड़ी है, ये कोई जंग छेड़ना अच्छा अमल नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो है वो उनकी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसको बड़े तरीके से अमेरिका जो है वो प्ले कर रहा था। और क्योंकि मीडिया जो है वो सारा आपको पता है अमेरिका और यहूदियों के हाथ में है, इस वजह से वो एक ख़ास अंदाज़ के अंदर जो है वो इसको चलाते हैं। और आपको मालूम है कि सदर पुतिन का इल्ज़ाम भी है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन के ऊपर कि वो उसको नाज़ी कहते हैं, वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाज़ से यहूदियत से नवाज़ते हैं। तो ज़ाहिर है जो एक इसमें जो ज्यूइश एलिमेंट है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा ख़्याल है कि न्यूट्रलाइज़्ड रिपोर्टिंग जो है वो देखनी चाहिए और जहाँ आप मगरिब का मीडिया वॉच कर रहे हैं, वहाँ रशिया टुडे और दीगर जो चैनल्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। सीरिया है या कोई और मुल्क है, उसको इस कॉन्फ्लिक्ट का अगर हिस्सा बनना पड़ा, तो मेरे ख़्याल में ये गलत होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उनके दिफ़ाई एग्रीमेंट्स हैं और अभी हालिया कुछ अर्सा कबल जब अमेरिकन फ़ोर्सेस जो है वो सीरिया के अंदर वहाँ मौजूद थीं और वहाँ लड़ाई कर रही थीं, गोलाबारी कर रही थीं, उनकी सॉटीज़ उड़ रही थीं, उनकी एयर स्ट्राइक्स जो है वो जारी थीं अलेप्पो पे, दीगर जगहों के ऊपर। तो हमने ये देखा कि रूस उनकी मदद के लिए गया और रूस ने अमली तौर पर और चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पार्क कर दिया। इसका मतलब ये था कि दुनिया को पैगाम दिया गया कि हम रूस के साथ खड़े हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी हो चुका। तो रूस ने अमलन तौर पर सीरिया की मदद की। तो आज अगर सीरिया, क्योंकि डिफेंस पैक्ट है दोनों ममालिक का, उसके हिसाब से अगर सीरिया मदद के लिए आएगा तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ठीक है, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग, मुआशी नुकसानात और गैर मुल्की फोर्सेस और रज़ाकारों की शिरकत पर। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली और सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर शी जिनपिंग अलग अलग औकात में रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये दोनों ममालिक की सालिसी कबूल की जाएगी? तो आपने देखा सऊदी अरब का एक स्टांस आपके सामने आया और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और वो स्टांस है जो मोहम्मद बिन सलमान का और यूएई का अमेरिका के हिसाब से उनकी वो पॉलिसी नहीं है जो इससे पहले होती थी। तो इसका मतलब है कि उनका टिल्ट जो है, मतलब मैं टिल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्ट्रॉन्ग दोस्ती की बात नहीं कर रहा। उनका टिल्ट रशिया की तरफ नजर आया, पहली बात। दूसरी बात, चाइना ने शुरू से स्टेटमेंट दी है कि जी यूक्रेन का या जंग का जो अपना जो इसका मसला जो हल होना चाहिए वो बातचीत के जरिए होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। उन्होंने इस चीज को रूस को किसी तरीके से, मतलब आप कहना कोई किसी चीज पे क्रिटिसाइज करना है, वो नहीं किया। अब ये दो चीजें हैं जो ये जाहिर कर, और टर्की का आपने देख लिया कि टर्की क्योंकि नेटो में भी है और टर्की के रूस के साथ भी ताल्लुकात है। अभी अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो टर्की ने उनसे लिया था, तो टर्की में मुज़ाकरात का एक दौर हो भी चुका है। अब ये जो चीजें सामने हैं, इसमें साफ जाहिर है कि अगर किसी ने जंग रुकवानी है तो वो कौन होगा, किसने, जो उसके अंदर वही कुछ लोग, वही ममालिक होंगे जो किसी तरफ से साइड्स लेके खड़े नजर नहीं आते। एक साइड लेके खड़ा होना, एक किसी के साथ टोटली तौर पे खड़े होकर उसको स्टांस को सपोर्ट करना कोई और चीज होती है, और एक टिल्ट को, एक ओरिएंटेशन या अपनी किसी की पॉलिसी को की तरफ अपनी रजामंदी दिखाना जो है वो एक और चीज होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर, उस तमाम चीजों के अंदर जो है
रशियन जो है वो ये जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं सऊदी अरब और अपना जो चाइना है, वो एक बड़ा स्ट्रांग रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं यही चीज एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली कोई चाइनीज जो है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो रूस से भी और यूक्रेन से भी बात करके इस चीज का कोई हल निकालने के काबिल हो सके। ठीक, अब्दुल्ला बिल्कुल साहब, आप बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी होती नज़र आ रही है, और ये कि सऊदी अरब और चीन रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए इवेंचुअली जो है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, ए सोल्ड सुपर पावर, वो जिस दिन रशियन ट्रुप्स ने वहाँ यूक्रेन के ऊपर धावा बोला, तो उस दिन अमेरिका की जो सोल्ड सुपर पावर का स्टेटस था वो तो खत्म हो गया। अब मल्टीपोलर हो गई वर्ल्ड, और चाइना और रशिया उसके अंदर उभर के एक सामने ताकत के तौर पर आए हैं। सऊदी अरब का किरदार सालसी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अभी हालिया ओआईसी कॉन्फ्रेंस के अंदर सऊदी अरब ने $1 बिलियन रियाल जो है वो अफगानिस्तान के लिए एलोकेट किया था, लेकिन ताहाल उसमें से मेरे ख्याल है कि 1 रियाल भी अभी तक नहीं आया। तो जाहिर है उसके ऊपर सर्टन मगरिब के दबाव हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब जो है वो कोई ऐसा किरदार अदा कर पाएगा, क्योंकि जाहिर है उसके लिए उसको उस तसल्लुत से आज़ाद होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है वो चीन है। चीन क्योंकि इसमें फरीक बन गया हुआ है और रशिया के साथ डे वन से वो साथ खड़ा है, और उनकी बात को जो है वो हर तरह से एक्सेप्टेंस जो है वो रशिया चाइना की नज़र आ रही है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये ख्वाहिश जो है ये मज़ीद इसमें डेवलपमेंट आएगी यूक्रेनियन जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से, कि इसको बहरहाल इसका मसला जो है वो टेबल पे हल किया जाए और उसके अंदर सालसी किसी मुल्क की कबूल की जाए। लेकिन क्योंकि अभी जो है वो फरीक है, सऊदी अरब भी एक फरीक के तौर पर समझा जाता है, अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई समझा जाता है, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलाई समझा जा रहा है, बल्कि देखा जा रहा है, नजर आता है रशिया का। तो ऐसी सूरती में सालसी जो है वो नेचुरली कबूल तो नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर चाइना अगर इंटरफेयर करेगा तो मगरिब उसको रिजेक्ट कर देगा, और अगर सऊदी अरब करेगा तो जाहिर है फिर उसको दीगर ममालिक जो है वो उस अंदाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब उस तरह से असर्ट नहीं कर सकता अपनी पावर को जिस तरह से कोई और मुल्क कर सकता है। लेकिन जिस दिन ये रियलाइजेशन यूक्रेनियन साइड के ऊपर हो गई कि जनाब अब सालसी के बगैर गुजारा नहीं है, और जिस दिन उनको ये बात वाज़ेह हो गई कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक और यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है वो कोई भी अमलन किरदार अदा करने में इस जंगबंदी के या इस जंग को पासा पलटने के अगर उनके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर मजबूरन उनको चीन की सालसी या सऊदी अरब की सालसी जो है वो कबूल करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल सर, ये बताएं कि रूस और यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ राय शुमारी में जो पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, आप इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान भी दुनिया के ब्लॉक में एक मुल्क है ना, और अगर बाकी मुल्कों का कोई स्टांस है तो पाकिस्तान का भी तो एक स्टांस होना है ना, और वो बड़ा सही स्टांस है कि जी हम चाहते हैं कि ये मसला जो है बातचीत के जरिए हल हो। और बातचीत किसने करनी है? बातचीत रूस और यूक्रेन ने करनी है। बातचीत किसने करवानी है? पाकिस्तान तो इतना इकोनॉमिकली या माशी तौर पे इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं है कि वो बाकी रूस को या यूक्रेन को कंपेल कर सके कि जी आए आप आके टेबल पे बैठे। पाकिस्तान ने तो एक सजेशन देनी है, या अगर इमरान खान रूस से होके आए हैं जो बड़ा अच्छा किया उन्होंने, तो वो उनसे पुतिन से बात करके उसको एडवाइस दी, उससे को एक अपनी राय दे सकते हैं ना। असल में तो काम करवाना है दुनिया के उन ममालिक में जो अपने आप को दुनिया के ठेकेदार कहते हैं। तो वो जब बात करते हैं तो उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। हम चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, और हम दुनिया की नजरों में इसलिए खटकते हैं कि मुसलमान होने के साथ भी ये न्यूक्लियर पावर, इसके अंदर एक बायस पोशीदा होता है, इसके अंदर एक मलेशियसनेस पोशीदा है, इसके अंदर एक हिपोक्रेसी पोशीदा है, और वो पाकिस्तान को इस वजह से टारगेट का निशाना बनाती है। कुछ हमारे अंदर के भी लोग हैं जो बाहर के ममालिक के इशारों पे चलते हैं कि जी वो किस तरह जो है डॉलर के लेके और बात करते हैं या पैसे खा के बात करते हैं।
तो वो भी चीज है जिसको दुनिया के बहुत सारे मीडिया में कोट किया जाता है। तो हमारा स्टाफ बड़ा ठीक है और वो किसी भी तरीक़ेकार से मेरा ख्याल तनकीद के दायरे में नहीं आता, लेकिन बहरहाल जो ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो तो अपना चेहरा दिखा चुके, आप उनको किस तरह रोक सकते हैं। वो इसी किस्म की चीज़ों को लेके आगे चलते रहेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे भी यही सवाल करेंगे, रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान ने लाहे अमल इख्तियार किया, आप इस फैसले और पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो रशिया का भी वज़ीर आज़म साहब का दौरा हुआ, हम ना उनको स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ दे सकते हैं, ना उनको हम एग्रीकल्चर में कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद इतना बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है और वो यूरोप को भी फीड करता है, दीगर ममालिक को भी फीड करता है। फिर इसी तरीके से क्या आप मेडिकल साइंसेज़ में उनको कुछ दे सकते हैं? तो वो स्पुतनिक तो आप उनसे जो है वो लेके आ रहे हैं, स्टील मिल आपने उनसे लगाई है, मिलिट्री आर्मामेंट आप उनसे खरीदते हैं, ना कि वो आपसे खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास तो दुनिया का बेहतरीन असला साज़ी की फैक्ट्रियाँ और उनके पास जो है इसका मामलात हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके पास हमारे से जो है वो बेहतरीन कब की उनके पास न्यूक्लियर से, यानी कि आपके पास गर्ज़ ये है कि माशवाए गर्म पानी तक रसाई, जिसके लिए वो अफ़गानिस्तान में आए और उसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए 16, तो वो आज पहले वो आए थे एक दुश्मन के रूप में, आज वो आए हैं एक दोस्त के रूप में। लेकिन आपने तो गर्म पानी तक एक्सेस उनको नहीं दी, जिसकी बुनियाद पे चीन जो है वो आपसे थोड़ा-सा पीछे है, नाला है, क्योंकि कनेक्टिविटी का जो ख्वाब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो बगैर रशिया और सेंट्रल एशिया को ऑन बोर्ड लिए और उनको गर्म पानी तक एक्सेस दिए, वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। ठीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली और सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग और तवालत के बायस मुमकिन तौर पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर काफ़ी तफसील से तज्ज़िया पेश किया। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।